हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फिजिक्स में रहेगा क्लास 12 के लिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये उतना लेंदियर नहीं है और इससे मार्क्स जो आप सिक्योर करते हैं करीब वो 3 मार्क्स के आसपास इस चैप्टर से आप बोर्ड में सिक्योर करते हैं। और कुछ खास मुश्किल नहीं है, कुछ खास टिपिकल नहीं है। इसकी थ्योरी में आपको बस अच्छे से थोड़ा जानने की ज़रूरत है, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ये आप बिलीव कर लें। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। एक तो रहेगा कि जैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्चुअली क्या है कि जब फ़ोटो वर्ड लाइट के लिए इस्तेमाल होता है या एनर्जी फ़ोटॉन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई एनर्जी का फोटोन किसी मेटल की सरफेस पे फॉल करता हो और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए, यानी ड्यू टू द फोटोन देयर इज़ अ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, तो ये प्रोसेस जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाएगी। और इस प्रोसेस में जो है जो करंट हमको मिलेगी वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी और जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है वो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे दो बातों की कंडीशन यहाँ जाननी ज़रूरी है कि जो फोटोन किसी मेटल की सरफेस पे फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो उसके लिए एक तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर उससे कम उसकी एनर्जी है तो मेटल की सरफेस वो फॉल करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। तो ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं, पुकारते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो फोटोन जो है वो मेटल की सरफेस पे फॉल कर रहा है उसकी एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का भी होना मस्ट होता है, जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल से बिलो है, कम है, तो फिर वो मेटल की सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को नहीं ले आ पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दोनों ही बातों की फुलफ़िल होनी ज़रूरी है। एक तो क्या बोला कि वर्क फंक्शन के तौर पे उतनी एनर्जी का होना ज़रूरी है, और दूसरी रिक्वायरमेंट हम लोग क्या समझें कि जो गिरने वाला फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अगर ये इन दोनों कंडीशनों को फुलफ़िल कर रहा है, मीट आउट कर रहा है, इससे कहीं कुछ ज़्यादा है अगर इसकी क्वालिटी या वैल्यू, तो इट कैन, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर भी किन्हीं पॉइंटों में अभी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ जो स्टार्टअप अगर हम लोग दें कि ये बेसिकली ये शुरुआत ये कहाँ से और कब से हुई, तो बहुत पहले जब हम कह सकते हैं कि जब हर्ट्ज ने कुछ ऑब्जर्वेशंस अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया है, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने ये पाया कि अगर जो एनोड है और जो यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए जो सेक्शन लगाया हुआ है कोयलों का, तो इनके बीच में अगर कहीं ना कहीं अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं तो उन्होंने देखा कि जो है ये ग्लो यहाँ पे जो स्पार्क में प्रोड्यूस हो रही वो एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के दौरान में ये फील किया कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज का इन्वॉल्वमेंट हो जाए कहाँ के बीच, जो वहाँ पे एनोड प्लेट ली गई थी और जो वहाँ पे स्पार्क के लिए जो कोयले लगाई गई थी, अगर इनके बीच में क्या इन्वॉल्व हो जाए, यूवी रेज इन्वॉल्व हो जाए, यानी अगर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये पाया गया कि जो ग्लो जो प्रोड्यूस हो रही थी वो इन्हेंस हो जाती है, यानी वो बढ़ जाती है पहले से ज़्यादा। तो इस पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया और इन्हें इस बात का कुछ इस पे और ज़्यादा रिसर्च करने की इनकी अपनी क्यूरियोसिटीज़ रहीं कि कहीं ना कहीं ये जो लाइट गिर रही है यूवी रेज के रूप में, ये अपना इसमें परफॉर्मेंस इन्वॉल्व कर रही है। और यही आगे चलते हुए इसी के आउटपुट्स मिले, और जिसको आज के समय में हम सभी जान पा रहे हैं कि जब अल्ट्रावायलेट रेज किसी जो है मेटल की सरफेस पे, वो भी खास करके ऐसी मेटल होनी चाहिए जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग सीजियम या लिथियम ऐसी मेटलों की बात कर सकते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज़ किया जा सके, ऐसी मेटल का होना नेसेसरी है वैसे।
और अल्ट्रावायलेट रेज इसलिए क्योंकि उसमें एनर्जी फैक्टर काफ़ी होता है, इसलिए यूवी रेज। तो यूवी रेज का परफॉर्मेंस ये रहता है कि जब वो ऐसी मेटल्स पे पड़ती हैं जो हाईली एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, हाईली एल्कली मेटल्स होना ज़रूरी है। तो अगर यूवी रेज ऐसी मेटल्स पे पड़ती हैं तो वो आसानी से उन मेटल से इलेक्ट्रॉन को पुल करती हैं, निकालती हैं। तो यही फिनोमिना जो है इन्होंने शुरुआत में बेसिकली ऑब्ज़र्व की, और इसको फिर और मॉडिफाइड फॉर्म में जो है इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए लेनार्ड्स का नाम और हेल्वास का नाम भी आगे आ जाता है चल के, वो भी साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने थोड़ा और एडवांस सेटअप किया और बेसिक कॉन्सेप्ट वही था। बेसिक कॉन्सेप्ट में यही था कि जब यूवी रेस को हम किसी कैथोड पे गिरने देते हैं तो हम पाते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ जो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, और सर्किट पूरा होते ही एनोड के पास में कोई अगर मिली एम्पियर रीड करने के लिए अगर लगा रखा गया है तो वो करंट को रीड करता है। यहाँ पे एक बात का जान लेना ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि क्या यूवी रेस के बगैर काम नहीं चल सकता है। तो आप ये मान के चल लें जो हाईली एल्कली मेटल्स हैं उनमें अगर सीजियम का नाम लिया जाए तो सीजियम मोस्ट ऑफ दैट, यानी सीजियम उसी में सबसे ज़्यादा है हाईली एल्कली। तो इसके साथ तो हम बेसिकली देखें तो विजिबल लाइट को भी अगर हम फॉल करते हैं तो ईजली कैन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय दिस मेटल। यानी सीजियम एक ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है जिसमें आप कहोगे कि हम विजिबल लाइट को अगर इसके ऊपर फॉल कराते हैं तो भी इसमें से जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ द अदर मेटल्स तो आपको ये कहना पड़ेगा कि फिर जो है फिर हमको हर हाल में कहीं ना कहीं जो है वो यूवी रेस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी हाई एनर्जेटिक हैं और वो आसानी से फिर पुल कर सकती हैं। दूसरी एक और बात जो यहाँ पे रोल प्ले करेगी, जो वर्क फंक्शन की बात जो हम बता रहे थे, यानी अगर जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लें कि मेटल की सरफेस तक पहले इलेक्ट्रॉन को ले आना है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है इसका मतलब वो कम ही एनर्जी को अप्लाई करा के इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ले आएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसको ऐसा करने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन को जो है मेटल की सरफेस ले आ पाएगा। तो सीधा मीनिंग ये है कि जिसका वर्क फंक्शन कम है वो ईज़िली और कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करा के इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ले आ सकता है। तो वर्क फंक्शन का लो होना ये एक जान लें कि इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, या अपने फेवर की बात ये करता है, ठीक है ऐसा। और दूसरा लेनार्ड्स और हेल्वास के जो ऑब्जर्वेशंस रहे उनमें एक बात और उन्होंने ऑब्जर्व करी कि उन्होंने जो इस तरीके की जो कैथोड तक आने दिए यूवी रेस को, तो उन्होंने जो है वो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वहाँ विंडो के तौर पे रखा कि जिससे होके फिल्टर होके जो यूवी रेज हैं वो कैथोड तक पहुँच रही थी। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया उन्होंने, ग्लास की विंडो का इस्तेमाल नहीं किया। वजह इसकी ये है कि जो ग्लास है वो यूवी रेस को अपने में से होके पास नहीं होने देता है, ठीक है, और क्वार्ट्ज जो है वो आसानी से यूवी रेस को अपने से होके पास करने देता है। लेकिन यही अगर हम मान लें विजुअल लाइट का इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन सभी मेटल पे चूँकि नहीं कर सकते हैं, विजुअल लाइट का अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हम सीजियम के लिए कर सकते थे। तो सीजियम के केस में हम कह सकते हैं कि जो कैथोड तक जो रेज आ रही हैं वो अगर विजुअल रेज रही होती तो क्वार्ट्ज की जगह पे फिर हमको ग्लास की विंडो का इस्तेमाल करना पड़ता। यानी ग्लास जो है वो अपने से विजुअल लाइट को पास होने देती है, ठीक है, लेकिन ये यूवी रेस को पास नहीं होने देता है, इसलिए ग्लास का इस्तेमाल हम यूवी रेस के लिए नहीं करेंगे। और क्वार्ट्ज इसका उल्टा काम करता है, क्वार्ट्ज अपने से होके यूवी रेस को पास होने देता है, इसलिए क्वार्ट्ज का इस्तेमाल हम करते हैं। जहाँ भी अगर यूवी रेस को पास कराना है वहाँ वी अप्लाई द क्वार्ट्ज क्रिस्टल देयर, नॉट अ ग्लास विंडो का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे नहीं होता है। तो इसको आप ख्याल रखिएगा कि लेनार्ड्स और हेवल्स के जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें ख़ास ये भी पॉइंट ज़रा ध्यान देने का है कि हम वहाँ पे पाते हैं कि वहाँ पे जो है वो ग्लास विंडो का इस्तेमाल नहीं था, और इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी अब ये बात आ जाती है कि वर्क फंक्शन क्या था। तो अभी हम जैसा कि आपको बता चुके हैं
कि किसी भी फोटोन की वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है मेटल की सरफेस तक ले आने के लिए कैपेबल हो, वो वर्क फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी वर्क फंक्शन से अगर कम एनर्जी का फोटोन अगर किसी मेटल की सरफेस पे गिर रहा है तो फिर वो मेटल की सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को नहीं ले आ पाएगा। ठीक है, यानी हर मेटल का अपना एक रिक्वायर्ड एक वर्क फंक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिस मेटल के लिए जितना वर्क फंक्शन है, अगर उससे कम एनर्जी का फोटोन उस पर गिरा तो फिर वो मेटल की सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को नहीं ले आ पाएगा। और अगर उससे ज़्यादा एनर्जी का गिरा फोटोन तो उससे इलेक्ट्रॉन को जो है सरफेस तक ले भी आ पाएगा और साथ ही साथ उसको जो है वो मोटिवेट भी करेगा कि उसको और आगे इंक्रीज़ करे, यानी उसको आगे एनोड तक लेके जाए। दोनों काम हो जाते हैं। तो गिरने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम ना हो, ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी। और दूसरा, जो फोटोन फॉल हो रहा है उसकी एनर्जी के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन गिरा दिया लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाला ही फोटोन था तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस तक नहीं ले आ पाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी का भी थ्रेशोल्ड की लिमिट को पार करना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी फ्रीक्वेंसी का रोल क्या है वो हम अभी आपको फर्दर बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दो रोल हैं, दो तरीके के। एक तो इंटेंसिटी का क्या रोल प्ले होता है और एक फ्रीक्वेंसी का रोल क्या प्ले होता है। यानी जो फोटोन गिर रहा है मेटल की सरफेस पे, उस पे दो तरीके से चेंजेस हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक, गिरने वाले फोटोन की अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर दें। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन जो गिर रहे थे अगर हमने उनकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो क्या होने वाला है। देखें, हर फोटोन रिलेट करता है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन से। अ पर्टिकुलर फोटोन रिलेट विद अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं जिसका मतलब हमें कहना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फोटोन विच आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस दोज आर इंक्रीज्ड। यानी अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका मतलब मेटल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे थे, मेटल की सरफेस पे जो फोटोन गिर रहे थे उनकी हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, नंबर बढ़ा दिया। और अगर फोटोन ज़्यादा नंबर में गिरेंगे तो उनसे रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वो ज़्यादा नंबर में निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन से रिलेट क्या करता है, करंट। इसका मतलब करंट ज़्यादा हमें मिलेगी। तो अल्टीमेटली क्या निकला रिजल्ट कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फॉलिंग फोटोन की अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे जो मेटल की सरफेस पे आ रहे हैं, और इस तरह से मेटल की सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है नंबर में वो भी बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा अगर डायरेक्ट कहें कि क्या असर है तो हम कहेंगे कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये बाईपास डायरेक्ट नहीं है, ये सीधा कहाँ से कहाँ तक ये बात पहुँची कि इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस आर इंक्रीज्ड, and ultimately by increasing those photons the number of emission of electron is increased, or due to that number of electron the photoelectric current is increased। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप आउटपुट आपके पास में है। दूसरा है कि जो फॉल कर रहा था फोटोन, अगर हम उसकी इंटेंसिटी के बजाय अगर कहें कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रखी है तो फिर क्या होने वाला है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का रोल यहाँ पे ये है कि वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनोड तक ले जाता है। कैथोड से किधर, एनोड तक ले जाना है इलेक्ट्रॉन को। और वो कैसे ले जाना है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में ले जाना है। ठीक है, तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा रखी है तो क्या होने वाला है कि फोटोन अगर उतना ही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्टिल द सेम बट जस्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो क्या होने वाला है कि करंट तो वही मिलेगी बट जो इलेक्ट्रॉन एनोड तक जा रहा था वो स्पीडी होके जाएगा, यानी पहले से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में वो जा रहा होगा। इसका अगर हम अपोजिट सेंस निकालना चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रोकना है एनोड तक पहुंचने में तो हमें ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा एनोड के ऊपर, ताकि उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल किया जा सके और रोका जा सके। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं
कि एनोड तक आने वाले भी इलेक्ट्रॉन को अगर रोकने के लिए अगर हम निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ वोल्टेज का काम करेगा। यानी ऐसा वोल्टेज जो एनोड तक किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोक दे, ऐसे वोल्टेज को हम लोग कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, या कट ऑफ वोल्टेज कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये किसकी मेज़र है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी की मेज़र है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ वो ज़्यादा स्पीडी होके जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक जा रहा था, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी हमने रोका और रोकने के लिए निगेटिव वोल्टेज अप्लाई की, और वो वोल्टेज जो है वो कट ऑफ वोल्टेज जैसा अपना काम कर गई। तो कट ऑफ पोटेंशियल, जैसा कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम नंबर दे सकते हैं सफिक्स V0 के साथ में, गिवन टू प्लेट फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो कब होगी? जब कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंच पाए। तो इट इज़ कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहलाएगा। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट थी। तो काइनेटिक एनर्जी की ये पहचान है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ई के फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ई के इज इक्वल टू EV0। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V0 वही जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी है, कट ऑफ वोल्टेज, वो कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि ई के को हम हाफ mv² लिख सकते हैं। तो हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को भी हमने क्या किया, एनोड तक जाने से रोक दिया। तो वन साइड रहेगा हाफ mv मैक्स का स्क्वायर और दूसरी साइड रहेगा EV0। तो इस तरीके से आप पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी ने क्या काम किया। फ्रीक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का कहीं ना कहीं मेजरमेंट है। कट ऑफ वोल्टेज इससे रिलेट करती है। यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक ज़्यादा स्पीड के साथ में पहुंच रहा है। फ्रीक्वेंसी से ये फ़र्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और करंट पे फ़र्क पड़ता किससे है? इंटेंसिटी का। यानी अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ फॉलिंग फोटोन हम इंक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब हुआ। और फॉलिंग फोटोन अगर बढ़ गए तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी उससे रिलेटेड जो हैं वो बढ़ जाएंगे और इस वजह से करंट बढ़ जाएगी। यानी इंटेंसिटी का सीधा असर है करंट के ऊपर और फ्रीक्वेंसी का सीधा असर है कट ऑफ वोल्टेज के ऊपर। या हम कह सकते थे कि फ्रीक्वेंसी का सीधा असर है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ज़्यादा स्पीडी होते हैं और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा स्पीडी होना काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट एक बनता है जाके। और यही वजह है कि जब हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं नोड पे, निगेटिव करते जाते हैं ताकि वो माइनस वाली वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन के नेचर भी माइनस होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्सन अपना क्रिएट करें और एक ऐसी वोल्टेज तक हम पहुंच जाएं कि एनोड तक आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो कि अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, वो भी क्या हो, रोका जा सके। तो इस समय चूंकि हमने वोल्टेज को कट कर दिया, एनोड तक आने नहीं दिया इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए इसको कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम इसको कह सकते थे। यही वजह है कट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग इस सेंस में लिखते हैं और इसी वजह से कहलाता है ये काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है। तो ई सफिक्स में के फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ई के इक्वल टू EV0 और वो ई के को हम लोग हाफ mv² से पहचानते हैं। तो हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। मैक्स क्यों वी मैक्स? क्योंकि जैसा कि अभी बोला कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन था उसको भी हम क्या करें, एनोड तक पहुंचने से रोक सकें। तो ऐसी जो वोल्टेज लगाई गई होगी निगेटिव वोल्टेज एनोड पे, जो ऐसा कर पाए, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल थी। तो तभी वी मैक्स का स्क्वायर करना पड़ा। अब आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बोला कि जो भी फोटोन किसी भी मेटल की सरफेस पे गिरता है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल से, पुल आउट करना है और साथ ही साथ उसको एनोड तक ले जाना है, तो उन्होंने कहा कि फॉलिंग फोटोन की एनर्जी जो है वो दो पार्ट में अपना वर्क जो है वो प्ले करती है, अपना रोल दो तरीके से प्ले करेगी। एक तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में, यानी जब कोई फोटोन किसी मेटल की सरफेस पे गिरा तो पहले तो मेटल की सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को ले आने में एक एनर्जी का पार्ट खर्च कर देगा, और जब वो मेटल की सरफेस तक ले आया तो बाकी एनर्जी का बचा हुआ पार्ट क्या होगा कि वो उस इलेक्ट्रॉन को एनोड तक ले जाने में इन्वॉल्व हो जाएगा
ठीक है, यानी एक फोटॉन की सारी एनर्जी जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन पे इन्वॉल्व होगी। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल पे समझ लें कि मान लें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन जो है किसी मेटल का, मान लें कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन अगर गिरता है किसी मेटल पे तो वो इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस तक ले आएगा। आप सपोज करें कि मान लो कि कोई फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिरा, तो क्या करने वाला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा और बाकी रह गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इसी इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस तक आया है इसको एनोड की तरफ ले जाने का काम करेगा। ठीक है, अब अगर कोई सोचे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटॉन गिरा होता तो फिर क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक के लिए थी ज़रूरत। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटॉन गिरा है तो क्या ये कैपेबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाले? तो ऐसा नहीं है। एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेगा, ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब अगर हम एक फोटॉन की कहते हैं कि एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाएगी और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ उस स्पीड से ले जाएगी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबाउट लागू रही होगी। इसका मतलब पहले एग्जाम्पल में जो हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में बोला है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में उस एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड तक। इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन को रोकने में हमें कम वोल्टेज लगानी पड़ेगी, उसका कट ऑफ पोटेंशियल कम आएगा। और जो अभी सेकंड एग्जांपल लिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, इसमें आप कह सकते हो कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ में एनोड की तरफ जा रहा है तो इसको रोकने के लिए अगर हम बात करें तो कट ऑफ वोल्टेज हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और अगर सपोज करें कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर कोई फोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में खर्च हुआ, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको स्पीडी करने में ही खर्च होंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को रोकने में हमें और ज़्यादा कट ऑफ वोल्टेज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि एक फोटॉन की अगर एनर्जी मल्टीपल है, ठीक है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को वो नहीं निकालने वाला है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़रूरी थी एनर्जी, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन अगर गिरता है तो यहाँ पे वो 3 इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकालेगा। इस बात को भी हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये भी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही एक हिस्सा है, उनकी थ्योरी का एक हिस्सा है। तो ये इनका जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी जो होती है अगर फोटॉन की अगर एच न्यू मान ली जाए तो एच न्यू इज इक्वल टू 2 वर्क में ये खर्च हो जाएगी। एक तो डब्ल्यू के फॉर्म में यानी वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल टू ई के और प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू के साथ नॉट लगा सकते हैं, ये वर्क फंक्शन का हिस्सा था। और फिर अगर हम यहाँ से ई के निकालना चाहें तो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे क्योंकि ये वर्क फंक्शन है, तो डब्ल्यू नॉट को एच न्यू नॉट बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ई के इज इक्वल टू आ गया एच और विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, सेकेंड लाइन में आप लास्ट में देख सकते हैं ई के इज इक्वल टू एच और विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है सेकेंड लाइन से जो लास्ट में लिखा है कि न्यू नॉट से बड़ा है। इसका मतलब जो फोटॉन गिर रहा है मेटल की सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी हर हाल में न्यू नॉट से ज़्यादा है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। सपोज करें कि अगर ये कम होता न्यू नॉट के कंपेयर में तो एनर्जी जो ई के है वो निगेटिव हो जाती, और ई के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और हम सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ नेवर निगेटिव। इसका मतलब सीधा है कि न्यू की वैल्यू हमेशा जो है वो न्यू नॉट से बड़ी ही होगी, तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं हो सकता था। ये भी आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी गई थी उस थ्योरी का एक हिस्सा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज़ मस्ट, यानी उससे कम पे काम नहीं चलेगा। और मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी उस एनर्जी से कम का फोटोन अगर है तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट अगर हो रहा है तभी हम कहेंगे कि वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को जो है उसकी सरफेस तक भी ले आने में कैपेबल है, और साथ ही साथ अगर वो एनर्जेटिक है
तो वो उसको एनोड तक भी ले जाने में कैपेबल होगा। और एक फोटॉन की सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होती है, ये भी हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। और बड़ी बात यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अगर फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के अलावा वो बाकी एनर्जी क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को एनोड तक काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजने का काम करेगा। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उस फोटॉन की वर्क फंक्शन के अलावा, उससे जितनी भी ज़्यादा होगी, तो जान लो कि उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो उस फोटॉन से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक जाएगा। ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर हमको रोकने के लिए निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करनी है, जिसको कट ऑफ वोल्टेज बोल रहे थे या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे थे, वो हमें फिर उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इन तरीके की बातों को आप माइंड में ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर की थ्योरी को एक बार को फिर से रीड आउट करें, और मुझे पूरी होप है कि आप इस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। और अगले सेशन में हम इस चैप्टर के कुछ एक और क्वेश्चनों को, या जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ की एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहते हैं, उनको हम लोग आपस में डिस्कस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।